बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। बेटा, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सीरीज़ है रिगार्डिंग इंडो पाक हिस्ट्री। इस सीरीज़ के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंडो पाक हिस्ट्री से रिलेटेड वो तमाम टॉपिक्स और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने हमारे साथ कनेक्ट रहना है। पहले फेज़ में हम तमाम टॉपिक्स के MCQs के हवाले से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे सीरीज़ वाइज, और उसके बाद जो है वो हम इनके डिटेल टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा लेक्चर नंबर 1 है हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट में एडवेंट ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट। हम इसमें पढ़ेंगे कि जो इस्लाम है वो सब कॉन्टिनेंट में कैसे दाखिल हुआ और कौन कौन से जो रूलर्स थे उन्होंने इंडिया के अंदर रूल किया। वो टाइमलाइन हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे और याद रखिएगा हम इनके अंदर वो मेन पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो टाइम एंड अगेन MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं और पेपर्स के अंदर बार बार जो है वो रिपीट हो चुके हैं। हमारे साथ जरूर कनेक्ट रहिएगा क्योंकि इनकी जो डिटेल हिस्ट्री है वो भी हम लेटर ऑन वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम आज के लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो है एडवेंट ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 712 AD से लेकर 1290 AD तक के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं और जो उनकी इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनको जो है हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे जी। तो देखिए जी, सबसे पहले जो नाम है वो है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आप लोग जानते हैं और बड़ा फेमिलियर हैं, बड़े फेमस जनरल हैं। ये पहले मुसलमान जनरल हैं, पहले मुसलमान वॉरियर हैं जो सब कॉन्टिनेंट में जो है वो दाखिल हुए थे। किस ईयर में दाखिल हुए थे जी? 712 AD, एडवेंट ऑफ डोमिनो। तो ये 712 ईस्वी में जो है वो दाखिल हुए थे बरे सगीर के अंदर। इनके बारे में देखिए कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जी। सबसे पहले देखिए कि जो मोहम्मद बिन कासिम है वो 712 ईस्वी के अंदर जो वो हमलावर होते हैं बरे सगीर पर और सिंध के इलाके में हमलावर होते हैं। इनका पूरा नाम जो है वो मोहम्मद बिन कासिम अल सकफी है। कबीला सकीफ से इनका ताल्लुक था। मोहम्मद बिन कासिम इनका नाम था। 31 दिसंबर 695 ईस्वी को ये पैदा होते हैं और 18 जुलाई 715 ईस्वी में इनको कत्ल कर दिया जाता है। तकरीबन जो है वो 20 साल की उम्र में जो है वो इनको कत्ल कर दिया जाता है और ये तारीख इस्लाम के सबसे कम उम्र तरीन जनरल्स में भी शुमार होते हैं। इनका ताल्लुक जो है वो उमैया जो खिलाफत है, खिलाफत उमवी खिलाफत, उनके साथ इनका ताल्लुक है और इनके एक जनरल थे और इनका जो ताल्लुक है वो इराक के गवर्नर के साथ था, हिजाज बिन यूसुफ। हिजाज बिन यूसुफ जो हैं वो इराक के गवर्नर थे और ये हिजाज बिन यूसुफ के दामाद भी थे और उनके जो है वो कजन भी थे। इनके क्रेडिट पे क्या है जी? इनके क्रेडिट पे ये है कि सब कॉन्टिनेंट में जो इस्लामिक रूल है उसकी फाउंडेशन जो है वो मोहम्मद बिन कासिम ने रखी थी। इसमें कुछ ब्रीफ हिस्ट्री मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूं। ब्रीफ हिस्ट्री इसकी कुछ इस तरह है कि श्रीलंका के इलाके से कुछ जहाज जो थे वो जा रहे थे अरब की तरफ, और जो श्रीलंका के उस वक़्त के जो हुक्मरान थे उन्होंने कुछ तहाइफ जो हैं वो बादशाह के लिए भेजे थे। हिजाज बिन यूसुफ जो इराकी गवर्नर है उसके लिए भेजे थे और उसमें जो है वो कुछ अरब ताजर और ख़वातीन भी शामिल थी। तो जब ये बहरी जहाज़ जो है उसका काफ़िला वो देबल की बंदरगाह, जो कि आजकल कराची जो है, कराची के बंदरगाह के करीब से गुजरता है, तो वहाँ पर जो है वो कुछ बहरी कज़ाकों ने जो है उन जहाज़ों पर हमला किया। ना सिर्फ माले गनीमत को लूट लिया बल्कि उन अरब ताजरों को और उनकी जो ख़वातीन थी उनको उसने गुलाम भी बना लिया, कैदी भी बना लिया। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक ब्लंडर था जो उनकी तरफ से हुआ। फिर उनकी जो आवाज़ जो है वो ख़वातीन की फरियाद जब अरब इलाके में पहुंची, अरब रूलर्स तक पहुंची, तो उसमें जो हिजाज बिन यूसुफ है उसको ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा जी कि ये नहीं हो सकता कि मेरे होते हुए मुसलमान ख़वातीन पर किसी भी इलाके में जुल्म हो। तो उसने जो है वो अपने भतीजे और अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम जो है उसकी क़यादत में, जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 16 या 17 साल थी, एक लश्कर रवाना किया सिंध की तरफ ताकि जो है वो उस वक्त का जो राजा दाहर था उसको सबक सिखाया जा सके। तो इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है, इसको हम देखते हैं पॉइंट वाइज। देखें जी, अटैक्ड बाय राजा दाहर फोर्स ऑन मुस्लिम शिप।
मुसलमानों की जो शिप्स हैं उन पर कज़ाकों ने हमला किया था और उनको सपोर्ट किया था राजा दाहर ने। इसकी हिस्ट्री ये है कि जब मुसलमान खलीफा ने लिखा राजा दाहर को कि आप उन कज़ाकों को सज़ा दें, तो राजा दाहर ने ना सिर्फ उनको सज़ा ना दी बल्कि उनकी मुकम्मल पुष्ट पनाही भी की, तो जिससे मुस्लिम जो खलीफा था उसके क़ैद व गज़ब में मज़ीद इजाफा हुआ। इसके अलावा क्या हुआ, अरब वर इम्प्रिजन्ड लेटर ऑन बाय द डेबल गवर्नर प्रताप राय। जो कज़ाकों ने पकड़े थे उनको जो देबल का गवर्नर था जो कि राजा दाहर के अंडर था, जिसका नाम प्रताप राय था, उसने उनको जो है वो गुलाम बना लिया था, कैद में डाल दिया था और राजा दाहर ने उनको वापस करने से इनकार भी कर दिया था। तो ये सारे जो मामलात हैं ये वजह बने कि जो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अपनी फ़ौज लेकर जो है वो सिंध पर हमलावर हुए। लेकिन कुछ लोग इससे मुतफिक नहीं हैं। वो लोग कहते हैं जी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसकी वजूहात कुछ और थी और वो बेसिक वजह ये बयान करते हैं कि चूँकि उस वक़्त इस्लामी खिलाफत एक्सपेंड कर रही थी, फैल रही थी, तो जो मुसलमान खलीफा है उसने इस इलाके के ऊपर कब्ज़ा करने की गर्ज से एक बहाना बनाया था और मोहम्मद बिन कासिम को रवाना किया था। उसके लॉजिक में वो ये बात पेश करते हैं कि जो हजाज बिन यूसुफ जो कि इराक का गवर्नर है वो खुद इतना जालिम था कि जिसने खाना काबा पर हमला कर दिया, खाना काबा के ऊपर बम्बार्डमेंट की। वो इतना रहमदिल कैसे हो सकता है कि वो एक खातून की आवाज़ पर जो है वो फौज को जो है वो सिंध पर रवाना कर दे। ताहम बहरहाल ये एक कंट्रोवर्सी है जो कि चल रही है, हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते, हमने इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करना है जी। तो राजा दाहर जो था वो उस वक्त उसका पूरे एरिया का गवर्नर था और जो कराची का गवर्नर था देबल का, वो प्रताप राय था। तो ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट देखें जी, जब मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अपनी फौज लेकर आता है तो वो मकरान के रास्ते जो है वो सिंध में दाखिल होता है और वहां से वो लसबेला की तरफ ट्रैवल करता है। लसबेला से होता वो देबल पहुंचता है। देबल जो है ये आजकल का मॉडर्न कराची है। कराची से जो आगे जो है ये सेवन के इलाके से होता हुआ हैदराबाद पहुंचता है और हैदराबाद से वो पहुंचता है जी सखर रोडी और नवाबशाह के इलाके में। ये इलाका बहुत अहम है। ये वो इलाका है जहां पर मोहम्मद बिन कासिम का राजा दाहर की फौज से टाकरा होता है और वो यहां पर राजा दाहर की फौज को शिकस्त फाश देता है और शिकस्त फाश देता हुआ वो मुल्तान तक पहुंचता है और ये सारा इलाका फतह करके मुल्तान तक चला जाता है। जब वो मुल्तान पहुंचता है तो उस वक्त जो है वो जो गवर्नर है उसका इराक का हजाज बिन यूसुफ, उसकी डेथ हो जाती है और फौरी तौर पर जो है उसको सस्पेंड करके वापस बुला लिया जाता है। अब जरा हम नजर डालते हैं कि ये जो सक्सेस थी मोहम्मद बिन कासिम की, उसके पीछे वजूहात क्या थी। तो पहली वजह तो ये थी कि सुपीरियर मिलिट्री इक्विपमेंट्स, उस वक्त जो मुसलमान थे चूंकि एक्सपेंड कर रहे थे और अरब जो थे वो बहुत जंगजू थे, तो उनके पास जो है वो इक्विपमेंट सुपीरियर था, जंग लड़ने की रवायत तरीकाकार वो ज्यादा बेहतर जानते थे, तो इसी वजह से जो है वो इस जंग में फाते रहे। ट्रूप्स डिसिप्लिन एंड लीडरशिप, क़यादत बहुत आला थी और जो फौजें लड़ती थी वो चूँकि हज़रत उमर फारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने से फ़ौजें लड़ रही थी और एक प्रॉपर उनकी मिलिट्री ट्रेडिशन बन चुकी थी और जो फ़ौजें लड़ती थी वो बड़ी नज़्म व ज़ब्त के साथ लड़ती थी, इसीलिए वो हर मैदान में फतह हासिल करते थे। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद, चूँकि वो मुस्लिम फ़ौज थी और जो जिहाद का कॉन्सेप्ट था वो उसमें उनको लड़ने में जो है इमोशनली हेल्प करता था। इसके अलावा जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो उस इलाके की, सिंध के इलाके की, जो कि बुद्धिस्ट थी और वो अपने रूलर से सेटिस्फाइड नहीं थी, खुश नहीं थी। तो इसी यही वजह थी कि उन्होंने जो इन्वेडर आए थे मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में, उनको उन्होंने वेलकम किया और उनकी मदद की, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम की जो फौजें हैं वहां पर फतह याब हुई। अब आते हैं हम एंड की तरफ। मोहम्मद बिन कासिम जो है जैसे ही उमैया डायनेस्टी में रिवॉल्ट आता है 4 साल बाद, तो उसको जो है वो हजाज बिन यूसुफ की भी डेथ हो जाती है और बिन मोहम्मद बिन कासिम को सस्पेंड करके वापस बुला लिया जाता है और उसको फिर इराक के अंदर कैद में डाल दिया जाता है और उसी वक्त 18 जुलाई 715 में उसको उसी कैद के अंदर जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। तो ये बड़ी मुख्तसर सी और बड़ी दर्दनाक और फतह से भरपूर एक दास्तान है मोहम्मद बिन कासिम की। अगर हम इसको बयान करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने अभी बताया आपको कि हम जस्ट इसके मेन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो अगला रूलर आता है जी वो है सुल्तान महमूद गजनवी। मुसलमान जो है पाकिस्तान को इसको अपना हीरो मानते हैं। इनका जो दौर है ये 2 नवंबर 971 को पैदा हुए और 30 अप्रैल 1030 में इनकी डेथ होती है। अब इनके बारे में अहम पॉइंट्स देखें। ये सबुक्तगीन जो कि अफगानिस्तान के बादशाह थे उनके बेटे थे, इनके वालिद का नाम सबुक्तगीन था।
इनका जो दौरे हुकूमत है वो 997 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक है, ये याद रखिएगा। और इनकी जो हुकूमत है वो अफगानिस्तान, ईस्टर्न ईरान, पाकिस्तान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक इनकी जो है वो हुकूमत थी। अब याद रखिएगा, सुल्तान महमूद गौरी ने बहुत सारे इलाकों को फतह भी किया था, लेकिन प्रॉपर हुकूमत कायम नहीं की थी बरसगीर के अंदर। तो इसके बारे में मशहूर है कि इसने 17 हमले किए थे इंडिया के ऊपर, और उनमें एक बड़ा मशहूर हमला सोमनाथ का भी है, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखें जी, इसकी कंपेन, इसकी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स क्या है जी। अपनी जो इसने मिलिट्री कंपेन है वो खुरासान बल्ख के इलाके से स्टार्ट की 1999 ईस्वी के अंदर। फिर इसने 1000 ईस्वी में सिस्तान जो कि ईरान का इलाका है इसको फतह किया। फिर ये पेशावर आता है 1001 ईस्वी में, और ये शिकस्त देता है जयपाल जो कि पेशावर का राजा था, उसको ये शिकस्त देता है। जयपाल रूलर ऑफ पंजाब, काबुल एंड पेशावर इनिशिएटेड द वार विद him, but Subtugeen made a peace agreement to save women and children। जो जयपाल था वो उस वक्त रूलर था पेशावर का और पंजाब का, वो इसके साथ जंग का आगाज करता है सुल्तान महमूद गजनवी के साथ, लेकिन औरतों और बच्चों को बचाने की खातिर जो उसका वालिद है सुब्तगीन, वो उसके साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन करता है, जिसके बाद इनकी लड़ाई जो है वो रुक जाती है। इसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट, सोमनाथ का हमला बड़ा मशहूर है जी। ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खम है जुल्फ़े अयाज में। तो अयाज जो है बड़ा मशहूर इसका गुलाम था, तो इसके बारे में ये बड़ा मशहूर शेर है इकबाल का। और सोमनाथ का मेंबर आपने सुना होगा कि बड़ा मशहूर मंदिर था उस वक़्त बरे सगीर का, और इसके बारे में अकीदा था हिंदुओं का कि इसको कोई भी फतह नहीं कर सकता। तो इसी एक मंदिर को फतह करने के लिए सुल्तान महमूद गजनवी ने 17 हमले किए थे इंडिया पर, और 17वें हमले में उसने सोमनाथ के जो मंदिर है उसको फतेह किया था। सोमनाथ के ऊपर जो हमला था वो उसकी आखिरी कंपेन थी, उसकी आखिरी मिलिट्री कंपेन थी, और इसको फतह किया था, याद रखिएगा ईयर है 1025 AD, 1025 ईस्वी में इसने फतह किया था। और इसने जो हिंदू फॉल्स बिलीव था कि इसको कोई फतह नहीं कर सकता, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उस वक्त ये भी मशहूर है कि इसको बहुत सारा माल दौलत देने की पेशकश की गई थी, और कहा गया था कि आप ये हमारे बुत को ना तोड़ें, और ये इतना ज़्यादा सोना और ये हीरे जवाहरात और ये मालो दौलत ले लें। लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी ने उस वक्त बड़े फेमस अल्फाज कहे थे, उसने कहा था कि मैं तारीख़ में बुत फरोश नहीं बल्कि बुत शिकन बनना चाहता हूँ। तो इसने उस बुत को तोड़ दिया था और मंदिर को फतह किया था। सुल्तान महमूद गजनवी जो है, इनकी जो डेथ होती है वो गजनी में होती है 30 अप्रैल सन 1030 ईस्वी को। यह मुख्तसर सा तारुफ है इनका। इसके बाद जो है सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी आते हैं जी। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का जो पीरियड है वो 1150 से लेकर 1206 तक था। 56 साल इनकी टोटल उम्र हुई है। 1206 में जो है इनको शहीद कर दिया गया था। मुइजुद्दीन मोहम्मद इनका जो पूरा नाम है, मुइजुद्दीन मोहम्मद, याद रखिएगा। बॉर्न इन गौर, गौर में पैदा हुए और इसी निस्बत से इनको गौरी कहा जाता है। अफगानिस्तान के इलाके में पैदा हुए, अफगानिस्तान का शहर है गौर। ये गयासुद्दीन इनके भाई का नाम था, और ये गौरी सल्तनत के जो है वो सुल्तान थे। इन्होंने हुकूमत कहाँ पर की थी जी? अफगानिस्तान में, इंडिया और पाकिस्तान। उस वक्त जो कि पाकिस्तान नहीं था तो इंडिया पाकिस्तान के कुछ इलाके और अफगानिस्तान में इनकी हुकूमत रही है जी। कंपेन इनकी किस ईयर में किस इलाके को फतह किया? तो इन्होंने सबसे पहले 1175 में मुल्तान और उच्च शरीफ को फतह करते हैं जी। फिर इसके बाद जो है वो 1178 में ये गुजरात पर हमला करते हैं। लेकिन याद रखें गुजरात में इनको शिकस्त होती है, जो वहां पर जो राजा थे राजपूत भीमदेव सोलंकी, राजपूत भीमदेव सोलंकी जो है वो इनको शिकस्त फाश देते हैं। तो फिर इसके बाद ये 1181 ईस्वी में जो है लाहौर को फतह करते हैं, और 1181 में ही ये सियालकोट को भी फतह करते हैं। इसके बाद ये अटैक करते हैं दिल्ली पर 1191 ईस्वी में, लेकिन वहां पर हुकूमत होती है पृथ्वीराज चौहान की, जो बड़ा मशहूर करैक्टर है बरसगीर का, और इस पर जो है वो बहुत सारे ड्रामास भी बन चुके हैं। ये पृथ्वीराज चौहान जो है ये इनको शिकस्त देता है 1191 में, और फिर जो है ये टेरन अटैक करते हैं 1192 में, और फिर ये दोबारा जो इसके फातेह बन जाते हैं। यानी 1192 में दोबारा ये दिल्ली को अटैक करते हैं और उसको फतह कर लेते हैं। 1191 में पहली दफ़ा अटैम्प्ट जंग हार जाती
जाते हैं, लेकिन 1192 में ये दोबारा फतह कर लेते हैं इसको, इस इलाके को। नेक्स्ट देखिए जी इनकी कैंपेन, अयोध्या मंदिर जो है इसको 1193 में ये इस पर हमला करते हैं। इसके अलावा बंगाल को फतह करते हैं जी 1204 के अंदर, और 1206 में जेहलम के करीब इनका जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। अब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के बारे में एक बड़ा मशहूर ये एक फैक्ट ये है कि इन्होंने जो है वो एक 40 से ज़्यादा गुलामों की जो है वो एक पढ़ी लिखी जो है वो एक जमात बनाई थी और उनको मुख्तलिफ इलाकों का गवर्नर बनाया था। और उनमें सबसे ऊपर नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो कि इनके डिप्टी थे सल्तनत के, यानी डिप्टी सुल्तान थे इनके, नायब थे इनके, तो वैसे ही इनके गुलाम थे। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये वही शख्सियत है जो 1206 में बरसगीर में मुसलमानों की जो पहली बाकायदा हुकूमत लॉन्च करते हैं और उस वहाँ से जो ख़ानदान गुलामा की हुकूमत का आगाज़ होता है। तो ये जो सुल्तान में शहाबुद्दीन गौरी थे ये इंस्पायर्ड थे इमाम राजी से और उलमाए कराम से, बड़ी इस्लामी शख्सियत थे, इस्लामी माइंड रखने वाले थे और ये बड़े ही एक इंसाफ पसंद हुक्मरान भी थे। तो इसके बाद देखते हैं जी अगले कौन है जी। इसके बाद स्लेव डायनेस्टी आती है 1206 में। 1206 में जब सुल्तान मोहम्मद गौरी की डेथ होती है, उनको कत्ल कर दिया जाता है, उनको शहीद कर दिया जाता है, तो जो उनके डिप्टी हैं नायब कुतुबुद्दीन ऐबक, वो 1206 में बरे सगीर में बाकायदा हुकूमत का ऐलान करते हैं। और याद रखिएगा बरे सगीर में मुसलमानों की जो बाकायदा हुकूमत है वो 1206 में कायम होती है। हमले जो है वो 712 से स्टार्ट हुए थे, लेकिन बाकायदा हुकूमत जो है वो 1206 में स्टार्ट होती है और ये 1857 तक चलती है। तकरीबन 650 साल तक बाकायदा मुसलमान जो है वो हुक्मरान रहे हैं बरे सगीर के। तो ये 1206 में फर्स्ट प्रॉपर एस्टैब्लिश गवर्नमेंट है मुसलमानों की। आज के हम इस लेक्चर के अंदर स्लेव डायनेस्टी जो है इसको डिस्कस करेंगे 1206 से लेकर 1290 तक। अब स्लेव डायनेस्टी क्या है, मैंने अभी पीछे बताया आपको कि सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो तुर्क कबीले से ताल्लुक रखते थे और इन्होंने 1206 में जो है वो मुसलमान हुकूमत कायम की थी, चूंकि ये शहाबुद्दीन गौरी के जो है वो सक्सेसर भी थे और उनके गुलाम भी थे, उनके नायब भी थे। तो इसी निस्बत से इस हुकूमत को जो है वो स्लेव डायनेस्टी यानी खानदाने गुलामा की हुकूमत भी कहा जाता है। खानदाने गुलामा की हुकूमत कब से कब तक है, 1206 से लेकर 1290 तक। और इसको हम ममलूक खानदान की हुकूमत भी कहते हैं, ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा। ममलूक डायनेस्टी, खानदान गुलामा, ये एक ही डायनेस्टी के मुख्तलिफ नाम हैं। अब देखते हैं जी खानदान गुलामा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जी। रूलर्स कौन कौन से थे जी खानदान गुलामा में। सबसे पहला रूलर जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसने 1206 से लेकर 1210 तक जो है वो हुकूमत की थी। इसके अलावा आराम शाह ने 1 साल हुकूमत की थी 1210 से लेकर 1211 तक, याद रखिएगा। अतमश जो है ये सबसे ज्यादा अरसा हुकूमत करने वाला हुक्मरान है खानदान गुलामा का और इसने 1211 से 1236 तक जो है वो बाकायदा हुकूमत की थी। रुकनुद्दीन फिरोज ने 1236 में 1 साल हुकूमत की। फिर रजिया सुल्ताना, ये वाहद खातून हुक्मरान है जो कि ममलूक डायनेस्टी यानी खानदान गुलामा से ताल्लुक रखती हैं और इन्होंने 1236 से 1240 तक हुकूमत की है। मोइजुद्दीन बहराम जो है इनका जो पीरियड है वो 1240 से 1242 तक है। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद जो है ये 1242 से 1246 तक जो है वो खानदान गुलामा के हुक्मरान रहते हैं बरसगीर पर। इसके बाद देखिए नसीरुद्दीन महमूद जो है वो 1246 से लेकर 1266 तक दूसरे जो है वो ज्यादा हुक्मरान है खानदान गुलामा की, जिन्होंने ज्यादा देर तक हुकूमत की, तकरीबन 20 साल तक। फिर जो है वो 21 साल तक जो है वो गयासुद्दीन बलबान ने हुकूमत की थी और मोइजुद्दीन कैकबाद जो है वो 1287 से लेकर 1290 तक इन्होंने हुकूमत की और शमसुद्दीन जो है इन्होंने 1290 तक हुकूमत की, 1290 में 1 साल हुकूमत की थी। और इसके बाद यहाँ पर जो है वो खानदान गुलामा की जो हुकूमत है उसका इख्तिताम होता है 1206 से लेकर 1290 तक। अब हम देखते हैं जी कि खानदान गुलामा की जो हुकूमत है 1206 से लेकर 1290 तक, इसके कैपिटल कौन कौन से रहे हैं जी। 1206
1206 से लेकर 1210 4 साल तक जो है वो लाहौर जो है वो इसका कैपिटल रहा है, और फिर 1210 से लेकर 1214 तक बदायून इसका कैपिटल रहा है, और फिर तकरीबन जो है वो 76 साल तक 1214 से लेकर 1290 तक जो है वो दिल्ली जो है वो खानदान गुलामा का कैपिटल रहता है जी। इसके बाद देखिए नोटेबल स्ट्रक्चर्स कौन से हैं जी। इसके नोटेबल स्ट्रक्चर्स में कुतुब मीनार है, इसको 1199 से 1220 के दरमियान इसको तामीर किया गया था। बड़ा मशहूर कुतुब मीनार है, दिल्ली के अंदर वाक़या है। इसके अलावा कुतुब मीनार के करीब जो है वो एक मॉस्क भी है जिसको कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क कहते हैं, तो ये भी बड़ी मशहूर इनकी जो है वो आर्किटेक्ट है। इसके अलावा हौज़ शमसी, ये भी बड़ा मशहूर जो है वो तालाब है जिसको इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो यहाँ तक जो है वो हमारा आज का 1290 तक जो है वो हमारा पीरियड खत्म होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं जो कि MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। मजीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल है MK प्रिपरेशन, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करें ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस और जॉब से रेलेवेंट जो नई जॉब्स आती हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।